Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 2A. This morning is our history test. This morning is our history test. So students, as you all know that we have completed our reading and words meanings in our previous lecture. Today we are going to start the exercises of this unit. First of all, we will start exercise number A, part 1. Part 1 is answer the following questions. Yes, answer the following questions. First question is, which items of clothing did the child write notes which items of clothing did the child write notes on? यानी बच्चे ने नोट्स यानी जो चीटिंग थी वो कहाँ कहाँ यानी कपड़ों के कौन कौन से हिस्से में चीटिंग जो है वो लिख रखी थी. द आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग द चाइल्ड रोट नोट्स ऑन आर इनसाइड हिज कोट एंड पॉसिबली इनसाइड हिज सॉक्स एंड स्लीव्स. यानी स्टूडेंट जो चाइल्ड था उसने किधर रखे थे? इनसाइड हिज कोट यानी अपने कोट के अंदर, और इसके अलावा अपनी स्लीव्स वगैरह के अंदर उसने जो चीटिंग थी वो लिख कर रखी हुई थी, सॉक्स में भी. ठीक है. Question number B is find two phrases to show that the child has written the notes in such a way that others will not be able to read them. यानी हमने दो phrases बतानी है जिससे हमें जिनको हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने जो लिखा था वो उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता था. That only I can understand and in secret code. यानी एक फ्रेज़ ये थी that only I can understand कि उस लिखे हुए के सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ, मीन्स कि वो बहुत गंदा लिखा हुआ था. एंड इन सीक्रेट कोड कि वो सीक्रेट कोड में यानी उसको कोई दूसरा जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता कि क्या लिखा गया है. Next question number C is what emotions does a child usually feel before a test? यानी टेस्ट से पहले बच्चे के क्या इमोशंस थे, वो क्या सोच रहा था. ठीक है. द चाइल्ड सेज दैट ही वॉजंट नर्वस वॉजंट स्केयर्ड. यानी बच्चा कहते हैं कि ना तो वो नर्वस है और ना ही वो डरा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज़ वाई कांट द चाइल्ड रीड द नोट्स. यानी बच्चा जो है वो अपने नोट्स क्यों नहीं पढ़ पा रहा था. ठीक है. Answer is the child could not read the notes because he left his glasses at home. यानी वो नोट्स इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि वो अपने चश्मा जो है वो घर भूल आया था. लास्ट क्वेश्चन इज़ इट a good idea to cheat in exams? क्या एग्ज़ाम्स यानी इम्तहान में चीटिंग करना एक अच्छा आइडिया है? What should one do instead of cheating? यानी अगर कोई ये चीटिंग का सोचे तो उसे चीटिंग की बजाय क्या करना चाहिए? इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू चीट इन एग्ज़ाम्स. यानी पेपर्स में एग्ज़ाम्स में आपको चीटिंग करना ये कोई अच्छी बात नहीं है. वन शुड स्टडी इंस्टेड ऑफ चीटिंग. यानी आपको चीटिंग करने की बजाय पढ़ लेना चाहिए, स्टडी कर लेनी चाहिए. ओके. कम टू नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट नंबर 3 ऑन पेज नंबर 25. पार्ट नंबर 3 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. यानी हमारे पास हमें रेफरेंस दिया गया है, लाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. इनसाइड माई कोट आई रोट माई नोट्स इंक्लूडिंग डेट्स एंड फेमस कोट्स. यानी अपने कोट के अंदर मैंने तमाम नोट्स लिख लिए जिनमें कुछ ज़रूरी तारीख़ें थी और कुछ मशहूर अक़वाल थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज लिस्ट 5 टॉपिक्स दैट द नोट्स वर अबाउट. यानी हमने 5 टॉपिक्स बताने हैं जो उसने नोट्स पर लिखे हुए थे. यानी किन 5 बातों के बारे में उसने नोट्स लिखे थे. द नोट्स वर अबाउट डेट्स. यानी नोट्स किसके बारे में थे? कुछ तारीखों के बारे में. फेमस कोट्स, मशहूर अक़वाल. नेम्स ऑफ ओलंपिक विनर्स. यानी ओलंपिक विनर्स यानी गेम्स के जो विनर्स थे उनके नेम्स. बिल्डिंग्स, इमारतों के नाम. एंड एवरीथिंग फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले. और शेक्सपियर के ड्रामों से लेकर तमाम चीज़ें उसने नोट्स पर लिख डाली थी.
Number B is which phrase from these lines is repeated elsewhere where, यानी इनमें कौन सी ऐसी लाइन है जो इस पोएम में रिपीट हो रही है और कहाँ रिपीट हो रही है. The phrase dates and famous quotes is repeated in the final stanza. फाइनल स्टैंजा मतलब लास्ट जो स्टैंजा है पेज नंबर 24 पर, ठीक है, वहाँ पर ये जो डेट्स एंड फेमस कोट्स वाली फ्रेज़ है ये दो बार रिपीट हुई है, यानी एक पहले और आखिर में इस स्टैंजा में. डन. Come to next question, question number B, that is working with words. Match the idioms given above with the descriptions given below. यानी ऊपर ये कुछ idioms दिए गए हैं, हमने उनको इनके मीनिंग के साथ नीचे मैच कर लेना. ठीक है. फर्स्ट है as cool as a cucumber, खीरे की तरह ठंडा तरोताज़ा. अब नंबर बी देखिए, पर्सन हु कीप्स काम, यानी वो इंसान जो हमेशा काम यानी बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ही इज़ एज कूल एज अ ककम्बर. नेक्स्ट इज़ एज कोल्ड एज अ स्टोन. कोल्ड मतलब ठंडा नहीं, यहाँ पर यूज़ हो गया लहजा, यानी आपका जो बिहेवियर है उसकी सख्ती को कहते हैं कोल्डनेस. ठीक है. एज कोल्ड एज अ स्टोन, पत्थर की तरह सख्त, मीन्स अ पर्सन हु शोज़ नो फीलिंग्स और इमोशंस, यानी ऐसा इंसान जो अपनी कोई फीलिंग्स वगैरह शो नहीं करता, मतलब वो सख्त दिल है. ठीक है. एज फर्म एज रॉक, यानी चट्टान की तरह मजबूत. अ पर्सन हु इज़ श्योर अबाउट व्हाट ही थिंक्स, यानी जो ऐसा इंसान जो वो सोचता है वो उस पर मुकम्मल उसको यकीन होता है कि ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है. एज फर्म एज रॉक. एज डेड एज अ डोर नेल. डोर नेल कहते हैं दरवाजे की कील को, यानी दरवाज़ा तो आगे पीछे घूमता है लेकिन वो कील आगे पीछे नहीं घूमता, मतलब उस दरवाजे की कील की तरह ख़त्म, मुर्दा. नंबर डी समथिंग विच इज़ डेफिनेटली नॉट अलाइव, यानी ऐसी चीज़ जो होना ना होना उसका एक ही बराबर है. ठीक है. ये आपने ऊपर इसको मैच करते जाना है जैसे मैंने नंबरिंग की हुई है. नेक्स्ट इज़ एज फेयर्स एज अ टाइगर, यानी शेर की तरह खौफनाक. नहीं, ऐसा इंसान जो हो जिसकी हरकतें जो है वो खौफनाक होती हैं उसको हम कहते हैं जो ही इज़ एज फेयर्स एज अ टाइगर. लाइक ये यहाँ सी नंबर वाला इसका मीनिंग है अ पर्सन हु एक्ट्स फेयरसली, यानी एक ऐसा इंसान जो ख़तरनाक काम करे. ठीक है. एज चेंजेबल एज द वेदर, यानी मौसम की तरह तब बदल जाने वाला, मतलब मौसम ये इसलिए दिए गए कि किसी का मूड मतलब एक टाइम में वो मे बी हैप्पी हो, थोड़ी देर बाद उसके मूड में चेंजिंग आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मौसम की तरह उसमें तब्दीली आती है. अ पर्सन हु चेंजेस मूड्स ईजीली, यानी जिसके मूड तासुरात जो हैं वो आसानी से बदल जाते हैं. ओके. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, कंजंक्शन, प्रैपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस. कंजंक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाते हैं या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाते हैं, लाइक एंड, बट, सो, ये सब क्या हैं, ये कंजंक्शंस हैं. प्रैपोजिशंस जो हैं, प्रैपोजिशंस किसी भी चीज़ की लोकेशन का बताएं, यानी अंडर, अप, बिहाइंड, बियॉन्ड, आउट, इन, यानी ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सारे क्या हैं, ये प्रैपोजिशंस हैं. नेक्स्ट इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस वो होते हैं जिनके लास्ट पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं और वो इमोशंस को शो करते हैं, फीलिंग्स को शो करते हैं. डन. अब इन एक्सरसाइज C2 on page number 20 you read about this word in the stone. Here is a continuation of the story. Come to page number 26. 26 पेज पर जाने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 20, यानी पेज नंबर 20 पे हमने एक पैराग्राफ रीड आउट किया था. मैं आपको दिखा देती हूँ. कम ऑन पेज नंबर 20. यस, ये रहा पेज नंबर 20. यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ना, ये हमें एक स्टोरी का छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, इसी को आगे कंटिन्यू किया है पेज नंबर 26 पे. कि अब यहाँ पर हमने देखा था कि कुछ एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी पत्थर के अंदर. लोगों ने कहा कि जो इसे निकालेगा वो बादशाह बन जाएगा बरतानिया का, ब्रिटेन का. ठीक है. तो अब देखते हैं कि इसके बाद किसने क्या किया था. ओके. कम ऑन पेज नंबर 26.
मेक लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस प्रपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस इन द पैसेज बिलो। ये नीचे जो हमें पैसेज दिया गया इसको आपने रीड आउट करना है और इसमें प्रपोजिशंस कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस जो हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं। जो कंजंक्शन होगा उसको अंडरलाइन करके सी लिखेंगे, जो प्रपोजिशन होगा उसको अंडरलाइन करके बी लिखेंगे और जो इंटरजेक्शन होगा उसको अंडरलाइन करके आई लिखेंगे। यह आप अपने नोट से करेंगे, ठीक है। मैं आपको जस्ट इस पैराग्राफ का मीनिंग बताऊँगी कि वो स्टोरी आगे से क्या उसमें क्या जा रहा है। अच्छा जी, नो वन कुड पुल द स्वॉर्ड आउट सो द बिशप सेंट मैन ऑल ओवर द किंगडम। यानी कोई भी उस तलवार को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है। सब ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकाल पा रहा था। तो बिशप कहते हैं पादरी को, यानी जो क्रिश्चियंस होते हैं ना उनके जो जैसे हमारे जो हैं कारी साहब होते हैं ना, तो इसी तरीके से उनके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उनके बिशप्स होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, पूरी सल्तनत में बंदूक को भेजा और उन्होंने कहा लिसन दे क्राइड हु एवर पुल्स आउट दिस वर्ड विल बी द किंग ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने क्या किया, पूरी सल्तनत में यानी हर जगह ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि जो वो उस तलवार को निकालेगा वो इंग्लैंड का बादशाह होगा। Arthur's brother had forgotten his sword and asked Arthur to go home and get it. Arthur's brother यानी आर्थर का जो भाई था वो अपनी तलवार खो चुका था, उसकी तलवार गुम हो चुकी थी। and asked Arthur to go home and get it, और उसने आर्थर को कहा कि घर जाओ और मेरी तलवार लेकर आओ। The house was locked, यानी घर पर ताला लगा हुआ था। But on the way back, Arthur took the sword from the anvil outside the church. यानी आर्थर ने घर को तो ताला लगा हुआ था लेकिन उसने क्या किया, चर्च के बाहर जो तलवार थी यानी ये वाली जो पत्थर में फिक्स हुई हुई थी, ठीक है, आर्थर ने उसको निकाला, खींच के निकाला और उसको ले गया। आर्थर्स ब्रदर सॉ इट, यानी उसके भाई ने देखी। हेवंस, ही क्राइड, दिस इज द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन एंड ही टुक इट टू हिज फादर। यानी वो चिल्लाया, उसने कहा कि ये तलवार तो वो उस पत्थर से निकाली गई और फिर वो इस तलवार को अपने फादर के पास ले गए। ओके, या आपने अपने नोट्स से देख लेने हैं कौन कौन से इंटरजेक्शंस हैं। मैंने आपको बता दिए कंजंक्शंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं और इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज दैट इज़ अबाउट आर्टिकल्स। आर्टिकल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, आ एंड द, ठीक है, आ एंड द। Yes, copy the following passage into your notebook, adding articles where necessary। यानी यहाँ पर ब्लैंक्स बनी हुई हैं, ठीक है। हमने इनमें आर्टिकल्स लगाने हैं जहाँ पर ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर एक ब्लैंक में आर्टिकल यूज़ हो, नहीं, कुछ ब्लैंक्स जो हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, बी केयरफुल। अब इनमें आ और एन देखते हैं क्या करते हैं। सर एक्टर the father of Kay and Arthur asked Kay where he got the sword and Kay told him, where did you get the sword? Sir Hector asked Arthur। यानी आप देख लें किन ब्लैंक्स में मैं आर्टिकल्स लगवा रही हूँ और किन में मैं नहीं लगवा रही हूँ, आपने ध्यान से देखना है। अब स्वर्ड जो है इसी को कंटिन्यू करें, जो ऊपर हमने स्टोरी पढ़ी है ना इसी को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करें। सर एक्टर द फादर ऑफ काई एंड ऑर्थर, यानी ऑर्थर और काई के फादर जो हैं सर एक्टर, उनके पास जब वो तलवार लेके गए तो उन्होंने पूछा कि तुमने कहाँ से तलवार ली है। एंड काई टोल्ड हिम, उसने बताया कि उसने तलवार कहाँ से लिया। आर्थर सेड आई गॉट इट फ्रॉम द स्टोन। आर्थर ने बताया कि ये मैंने एक पत्थर से निकाली है। देन पुट इट इन बैक इनटू द एनवल सेड सर एक्टर एंड टेक इट आउट अगेन। यानी अब वो कहते हैं इसको आप एनवल यानी जो तलवार का कवर होता है उसमें दोबारा डालो और फिर इसे दोबारा से निकाल लो। When Arthur put the sword back into the anvil, no one could take it out again. Arthur drew the sword out easily. यानी उसने जब दोबारा उसमें डाली तो कोई भी बंदा उसको नहीं निकाल सकता था। आर्थर जो है उसी ने उसको उस तलवार को निकाला था। नेक्स्ट पेज नंबर 27। Sir Hector knelt before his son and said, now I know that you are the king of the whole of England। यानी knelt mean यानी घुटनों के बल, गिर जाना, घुटनों के बल हो जाना,
बैठ जाना। तो जो उसके फादर थे वो उसके आगे घुटनों के बल बैठ के और उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चलता है कि तुम इंग्लैंड के बादशाह हो। ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।